हेलो स्टूडेंट्स, हम लीनियर जैब्रा का पेपर करेंगे जो 6 सेमेस्टर में आता है। आज हम स्टार्ट करेंगे आइडेंटिकल सबस्पेसिस पे। आइडेंटिकल सबस्पेस या फिर सब स्पेसिस, वेक्टर स्पेसिस। ठीक है, तो डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। टू स्पेसिस यानी वेक्टर स्पेसिस, यहाँ पे हम लगाना भूल गए। यहाँ पे इसका मतलब वेक्टर स्पेसिस। Two vector spaces V and W of the same dimension are said to be identical if and only if each of them is a subspace of other. For example, V is equal to R3 and W is equal to R3 and F is equal to R. आपने एक बात ध्यान देनी है, दो वेक्टर स्पेस आइडेंटिकल की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन होनी चाहिए। अगर वो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस नहीं है तो हम उनकी आइडेंटिकल की हम बात नहीं कर सकते हैं। ये कहता है वी एंड डब्ल्यू ऑफ ए सेम डायमेंशन आर सेड टू बी आइडेंटिकल इफ एंड ओनली ईच ऑफ दैम इज ए सबस्पेस ऑफ अदर। इसका ये मतलब हो गया वी डब्ल्यू का सबस्पेस होना चाहिए और डब्ल्यू वी का सबस्पेस होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो आइडेंटिकल है, अदरवाइज हम उनको आइडेंटिकल नहीं कह सकते हैं। और हम एग्जाम्पल लेते हैं आइडेंटिकल स्पेस के या वेक्टर स्पेसिस के। जब तक हम एग्जाम्पल लेंगे हमारे माइंड में इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी। जैसे हमने V को ले लिया R3 और W को ले लिया R3, हमने क्या किया, सेम ले लिया। हम डिफरेंट भी चूज़ कर सकते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डिफरेंट आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे R3 V है और W भी R3 है। आपको पता है R3 इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। F का मतलब होता है यहाँ पे फील्ड। R3 इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। R3 अपने आप का क्या होता है, हमेशा सबस्पेस होता है। कोई भी वेक्टर स्पेस होता है जो अपने आप का क्या होता है, सबस्पेस होता ही होता है। इसका क्या मतलब हुआ, V और W इस केस में क्या होंगे, आइडेंटिकल सबस्पेसिस होंगे या वेक्टर स्पेसिस होंगे। अब हम एक थ्योरम करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका प्रूफ हम स्किप करेंगे। जस्ट आप ये समझिए कि ये थ्योरम क्या कहना चाह रही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ़ W1 एंड W2 आर टू सबस्पेसेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर सबस्पेस ऑफ V। देखिए V हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है बड़ा, और W एंड W2 इसके क्या है, सबस्पेस हैं। अगर वेक्टर स्पेस हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन है, उसके सबस्पेसेस भी हमारे पास क्या होंगे, फाइनाइट डायमेंशन होंगे। एंड S1 स्पेन W1, S1 किसको स्पेन करता है, W1 करता है। और हमने स्पेनिंग सेट क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। इसका क्या मतलब हुआ, एवरी S1 स्पेन W1। इसका क्या मतलब हुआ, एवरी एलिमेंट ऑफ W1 कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S1। इसी तरह से S2 स्पेन करता है W को। देन W1 एंड W2 आर आइडेंटिकल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ S1 कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ S2 and every vectors of S2 expressed linear combination as linear combination of vector of S1। देखिए मीन टू से दैट, ये थ्योरम ये कहती है अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है, जैसे कि यहाँ पे W1 है, W1 किस स्पेन होता है, S1 से। और S1 में हम मान लेते हैं किस टाइप के एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, V1 V2 V3 Vm है। ठीक है, जो स्पेनिंग सेट होता है फाइनाइट डायमेंशन का सबसेट होता है, और वो स्पेनिंग सेट होगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑलवेज क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, नॉट इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। इसी तरह से W2 किससे स्पेन होता है, S2 से स्पेन होता है। और स्पेनिंग सेट का क्या मतलब है, इस ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, और S2 में हम एलिमेंट मान लेते हैं U1 U2 U3 UN। नंबर ऑफ एलिमेंट W1 के स्पेनिंग सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, M है। और S2 के स्पेनिंग सेट में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट N है। तो आपने देखना क्या है, हमने क्या दिखाना है। देखिए भाई W1 W2 को आइडेंटिकल वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इनके स्पेनिंग सेट हैं, एक दूसरे के जो स्पेनिंग सेट है, जैसे S1 है, हमने क्या दिखाना है, S1 की हर एक एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, हम कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S2 में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एवरी एलिमेंट ऑफ S2 कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S1। दैट्स इट, हमने ये दिखाना है, तो वेक्टर स्पेस हमारे क्या बन जाएंगे, आइडेंटिकल बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप, देखिए हमने क्या दिखाना है, हमने ये चीज़ हमने दिखानी है, ये वाली चीज़। देखिए Vi का मतलब I varies 1 to M, इट्स मीन्स every element of S1 can be written as a linear combination of element
एलिमेंट्स कौन कौन से, U1 U2 UN यानी ऑफ S2। यहाँ पे हमने एक तो ये चीज़ दिखानी है। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, एवरी एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट UI मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ S2 कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S1। इस तरह से हमने ये दिखाना है, यानी S1 के हर एक एलिमेंट को कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S2 एंड एवरी एलिमेंट ऑफ S2 कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S1। दैट्स इट, हमने ये दिखाना है। अगर हम ये दिखा देते हैं तो हमारे जो वेक्टर स्पेस होते हैं W1 एंड W2 वो क्या बन जाएंगे, आइडेंटिकल बन जाएंगे। इस पे प्रूफ हम स्किप कर देते हैं, इस पे बेस्ड हम एक एग्जांपल करते हैं, तब ये समझ में आ जाएगी आपको अच्छे से थ्योरम। अब एग्जांपल नंबर 1 हम करते हैं। ये कहता है शो दैट द स्पेस स्पेन्ड बाय द वेक्टर्स V1 V2 एंड द स्पेस सबस्पेस स्पेन्ड बाय द वेक्टर्स W1 एंड W2। ठीक है, W2 आर आइडेंटिकल, हमने ये दिखाना है। हम यहाँ पे लिखने बोल गए थे आर आइडेंटिकल। हमने क्या दिखाना है, जो स्पेस होता है, सब स्पेस होता है स्पेन्ड बाय दीज वेक्टर, और स्पेन्ड बाय दीज वेक्टर W1 एंड W2 आर आइडेंटिकल। देखो बिल्कुल बेस्ड ऊपर वाली थ्योरम पे हो गया है। हम क्या करते हैं, हमने यही दिखाना है कि V1 और V2 कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ W1 एंड W2। इसी तरह से इसी तरह से हमने यही वाइस वर्सा हमने दिखाना है W1 W2 कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ए V1 एंड V2। ये चीज़ हमने दिखानी है। अब देखें आगे, हम मान लेते हैं भी कि V1 को वी कैन राइट V1 एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट W1 एंड W2। ये W1 की वैल्यू है, ये W2 की है, और हमने ये स्केलर मान ली है। अब हमने हमारा काम क्या है, हमने A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर A B की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाती है तो A B की ये वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो। उससे क्या हो जाएगा, अभी V1 को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट W1 एंड W2 लिख सकते हैं। ये जो एलिमेंट है ये W1 है और ये W2 है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे V1 की वैल्यू और W1 W2 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करने के बाद A और B इसको इवेलेट किया, तो यहाँ पे A और B की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, A की वैल्यू -4 आ गई और B की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो यही तो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। यही चीज़ अब हमने क्या शो कर दिया यहाँ पे, V1 कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट W1 एंड W2। इसी तरह से अब V2 रह गया है, ये देखो हमने दिखा दिया यहाँ पे। और V2 को हम कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, अगेन लेट V2 इज इक्वल टू A W1 प्लस में B2 W2। W1 और W2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ पे V2 की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे पुट करने के बाद इसको यहाँ पे इवैलेट कर दिया। इवैलेट करने के बाद ये सारा बिल्कुल ईजी कैलकुलेशन है, मैं इसको थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, अपने आप कर लेना। बिल्कुल ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। तो A की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, A की वैल्यू -2 आ गई और B की वैल्यू 1 आ गई। इसका क्या मतलब हुआ, V2 is also can be written as a linear combination of element of W1 and W2। और यहाँ पे A की वैल्यू -2 आ गई और B की वैल्यू 1 आ गई, और इसी तरह से हमने V2 को हमने लिख दिया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट W1 एंड W2। ठीक है, अब V1 और V2 का तो हमने दिखा दिया, V1 V2 आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ W1 W2। अब वाइस वर्सा दिखाना हमने। ठीक है, जैसे थ्योरम ये कहती थी दो स्पिनिंग सेट होते हैं, एक दूसरे के वेक्टर्स को हमने क्या दिखाना है, कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच अदर। इसी तरह से हमने मान लेते हैं W1 A V1 प्लस में B V2। ठीक है, यहाँ पे V1 और V2 हमने जो हमारा स्पिनिंग सेट है फर्स्ट वाला, उसका कॉम्बिनेशन, उसके जो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे ले लिया। अब हमने फाइंड आउट करनी है A और B की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, W1 V1 और V2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। पुट करने के बाद सीधा इसको इवैल्यूएट करना है, और B की वैल्यू, A की वैल्यू हमारे पास -1/2 आ जाएगी और B की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगी। A की वैल्यू 1/2 का नेगेटिव और B की वैल्यू 1/2 का पॉजिटिव, दो वैल्यूज आ गई, और यही हमने फाइंड आउट करनी थी। आप इसमें A और B की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे पुट करती हैं। यहाँ पे A इज इक्वल टू -1/2 एंड B इज इक्वल टू 1/2। ये चीज़ हमने लिख दी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हो गया W2 is also can be written as a linear combination of element of V1 and V2। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमने दिखा दिया कि W1 is also linear combination of element V1 and V2।
अब हम क्या करते हैं, W2 को हम दिखाएंगे। W2 को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी तरह से V1 और V2 का कॉम्बिनेशन हम ले लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, W2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। पुट करने के बाद सारी वैल्यू इवैल्यूएट करने के बाद यहाँ पे कितनी है भाई, A की वैल्यू -1 आ जाती है और B की वैल्यू 2 आ जाती है। B की वैल्यू 2 आ जाती है, A की वैल्यू -1 आ जाती है और यहाँ पे पुट कर दो दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दिया, इसका मतलब W इज इक्वल टू -1, दिस इज द वैल्यू ऑफ A, B1 प्लस में 2, 2 हमारे पास B की वैल्यू है, इंटू में V2। W2 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ V1 एंड V2। हमने W1 को भी दिखा दिया और W2 को भी दिखा दिया। देयरफॉर W1 एंड W2 एंड W1 आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ V1 एंड V2। इससे पहले हमने क्या दिखाया था, V1 and V2 can be written as a linear combination of element of लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 एंड W2। हमने वाइस वर्सा भी दिखा दिया, इनको भी दिखा दिया, इन एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एलिमेंट हम लिख सकते हैं। इसी तरह से है बाद में स्टार्टिंग में हमने दिखाया था कि इन एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ इनका लिख सकते हैं। ठीक है, और प्रीवियस थ्योरम यही कहती थी, एक दूसरे के स्पेनिंग सेट के हर एक एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर स्पेनिंग सेट्स के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन में हम दिखा देते हैं, तो वो सेट क्या बन, वो सब स्पेस जनरेटेड बाय दी सेट्स क्या बन जाते हैं, आइडेंटिकल बन जाते हैं। हैंस वी हैव शोड दैट V1 एंड V2 आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ W1 एंड W2 एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा, कन्वर्स। So subspace spanned by the vectors V1 and V2 and space spanned by the vectors W1 and W2 are identical. This is the thing. This is the thing we have to show. Okay. Now example number 2 पे हम आते हैं। बड़ा important example है, ध्यान से आप समझेंगे बिल्कुल। ये कहते हैं show that the matrices A and B have the same column space where A is equal to 1 3 10 1 4 6 and 1 1 18 and B is equal to 1 4 3 -2 -6 -4 7 24 and 17। ठीक है, हमने क्या दिखाना है, इन दोनों मैट्रिसेस के जो कॉलम स्पेस आते हैं वो क्या आते हैं, बराबर आते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए भाई, क्या करना है, इस मैट्रिक्स का कॉलम स्पेस और इस मैट्रिक्स का कॉलम स्पेस हमने दिखाना है ये दोनों बराबर होते हैं। तो कॉलम स्पेस को बराबर दिखाने के लिए हमने करना क्या पड़ेगा, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए कॉलम स्पेस। देखो, एक तो कॉलम स्पेस होता है, एक रो स्पेस होता है। अगर मैं ये करता हूँ, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूँ और उसका रो स्पेस दिखा दूँ, रो स्पेस निकाल दूँ, और इसी तरह से इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूँ और उसका रो स्पेस दिखा दूँ, तो वो तो चीज़ें बराबर ही होती है। किसी भी मैट्रिक्स का जो कॉलम स्पेस होता है उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की रो स्पेस के बराबर होता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं, हम इसका ट्रांसपोज लेके रो स्पेस इसलिए हम दिखाते हैं, वो थोड़ा कैलकुलेशन करना थोड़ा हमारे माइंड में स्टार्टिंग में ही रहता है कि हम रो स्पेस पे हम काम करते हैं, रो एलिमेंट्री स्पेस पे, रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस में हम क्या करते हैं, इस करके हम इसका ट्रांसपोज हम ले लेते हैं और हम दिखा देते हैं कि इसकी रो स्पेस और कॉलम स्पेस, रो स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स आर इक्वल। तो we know that the column space of a matrix is equal to row space of the transpose of a matrix। यही अभी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो रो स्पेस होता क्या है ये देखिए पहले आप। तो रो स्पेस ऑफ ए रो स्पेस इज इक्वल टू ए स्पेस इज स्पेन्ड बाय द रोज ऑफ द मैट्रिक्स। रो स्पेस वो होता है, बी रो स्पेस ऑब्वियसली स्पेस का जहाँ पे नेम आ जाता है, इसका क्या मतलब हुआ कि कोई ना कोई वो वेक्टर स्पेस होगा। ये कहता है ऐसा स्पेस स्पेन्ड बाय द रोज ऑफ द मैट्रिक्स। इसका ये मतलब हो गया, जो मैट्रिक्स होता है उसका रो स्पेस जो रोज होएगी उस मैट्रिक्स की, वो स्पेनिंग सेट होएगा। यानी कहने का ये मतलब हुआ, जो हमारे पास ये रो स्पेस होता है, जो ये वेक्टर स्पेस होता है, इसके हर एक एलिमेंट को कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रोज ऑफ दैट मैट्रिक्स में हम लिख सकते हैं। और इसी तरह से कॉलम की केस में होगा। ठीक है, तो ए हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है स्टेटमेंट में बाय द गिवन हाइपोथेसिस एंड ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज दिस वन एंड दिस इज द बी मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज ये हमारी मैट्रिक्स है। अब हम करेंगे क्या, हमारा काम क्या है,
एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से आपने देखना है। इस एग्जाम्पल को करने से पहले आपने डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कर लेनी है, रो स्पेस क्या होता है और क्या कॉलम स्पेस होता है। तो ए का ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू रो एक्लन फॉर्म बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। एक बात का आपने ध्यान रखना है, रो एक्लन फॉर्म में जब हम किसी भी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं, आपने सिर्फ करना क्या है, आपने या तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लेने हैं या फिर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लेने हैं। आपने ऐसा नहीं करना है कि रो भी लगा दी कॉलम भी लगा दी। अगर ऐसा आप करोगे तो वो मैट्रिक्स हमारे पास जीरो आ जाएगी लास्ट में, ठीक है। तो R2 रो को ऑपरेट किया, R2 रो को ऑपरेट किया, तो R2 प्लस में -3 इंटू में R1, यानी R1 रो को हमने -3 से मल्टीप्लाई किया और R2 रो में ऐड कर दिया। इसी तरह से R3 को हमने ऑपरेट किया, R3 में हमने क्या ऐड किया, -10 इसमें, हाँ, तो हमने क्या किया है, R1 रो को हमने -10 से मल्टीप्लाई करने के बाद R3 में ऐड कर दिया, और ये दो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गई, ये मैट्रिक्स आ गई है। आपने एक बात का ध्यान रखना है, ये जो मैट्रिक्स आती है वो इस मैट्रिक्स के बराबर नहीं होती कभी भी। जब भी हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा लेते हैं, जो बाद में जो मैट्रिक्स आती है वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आती है, दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो AT ये इक्विवेलेंट का निशान है, AT इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। अब दोबारा से हम क्या करते हैं, R1 रो को हम ऑपरेट करते हैं R1 प्लस में -1 इंटू में R2। अब R2 रो से -1 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर देते हैं। इसी तरह से R3 को ऑपरेट करेंगे, R3 में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं R2 रो को और R3 में ऐड कर देते हैं। तो उसके बाद दो एलिमेंट्री ऑपरेशन और लगाने के बाद वी गेट द A ट्रांसपोज इज इक्विवेलेंट टू द मैट्रिक्स 1 0 3 0 0 1 -2 0 0 0, ठीक है। अब ये देखिए, आगे तो हम इस मैट्रिक्स का कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यहीं पे आप स्किप कर दिए और ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ गई, रो एक्लन फॉर्म में आ गई। आपने रो एक्लन मैट्रिक्स क्या होती है हम अच्छे से डेफिनेशन कई बार कर भी चुके हैं और इस पर क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ठीक है। फिर अगर आपको ध्यान नहीं है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रो एक्लन फॉर्म, then you should go back on your paper, on your book linear algebra and see the definition over there. Hence रो स्पेस ऑफ A ट्रांसपोज whose basis, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जब हम किसी भी मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये जो हमारे पास 2 रोज बनेगी, नॉन जीरो रोज बनेगी 1 0 3 और 0 1 -2, ये बेसिस रहेगा, रो स्पेस का बेसिस रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ, रो स्पेस है वो एक वेक्टर स्पेस है और वो उसका बेसिस क्या रहेगा, ये नॉन जीरो रोज रहेगी जो इसमें आएगा, और इस मैट्रिक्स का जो रैंक रहेगा वो क्या रहेगा, 2 रहेगा। इस बात का भी आपने ध्यान रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए एग्जाम्पल में, कई बार पूछ लेते हैं भी इसका रो स्पेस निकालो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हो गया रो स्पेस क्या बन गया, A ट्रांसपोज का भी ऐसा स्पेस है जिसका बेसिस ये है, और आपको ये पता है किसी भी वेक्टर स्पेस का बेसिस मिल गया तो हमें वो हमें क्या मिल जाता है, वो वेक्टर स्पेस भी हमें मिल जाता है। इसी तरह से हम अब आते हैं B ट्रांसपोज पे। तो B ट्रांसपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है। इसी तरह से हम ऑपरेशन लगाएंगे। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, देखिए आपने R2 को ऑपरेट किया, R2 में हमने क्या किया, -4 को R1 से मल्टीप्लाई किया और R2 में ऐड कर दिया। इसी तरह से हमने क्या किया, R3 को ऑपरेट किया, R3 में -3 को R1 से मल्टीप्लाई करने के बाद R3 में ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो B का ट्रांसपोज आ गया, B का ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स 1 -2 7 0 2 -4 0 2 -4। अब हम दोबारा से क्या करते हैं, R1 को ऑपरेट करते हैं। R1 में हम क्या करेंगे, R2 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद R1 में ऐड कर दिया, एंड R3 को ऑपरेट किया, R3 प्लस में R2 इंटू में -1, एंड देन वी गेट द मैट्रिक्स B2 इज इक्विवेलेंट टू, दिस इज नॉट इक्वल। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ये कभी भी बराबर नहीं होती है। तो B2 किसकी इक्विवेलेंट बन गई हमारे पास 1 0 3 0 2 -4 एंड 0 0 0। आगे हम जा नहीं सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, यहीं पे आप स्किप कर दें। हाँ, एक हो सकता है यहाँ पे देखिए 0 2 -2, यहाँ पे सारा का सारा इवन नंबर है, तो
तो हम क्या कर सकते हैं, 1/2 से हम R2 यानी सेकंड रो को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 1 0 3 0 1 -2, ठीक है, 0 0 0। अब क्या बन गया हमारे पास, रो स्पेस ऑफ ए BT यानी जो B का ट्रांसपोज है मैट्रिक्स का, वो क्या आ गया, ई जनरेटेड बाय द वेक्टर 1 0 3 0 1 -2, यानी ऐसा रो स्पेस हमारे पास आ गया। रो स्पेस कौन सा होगा, जिसका बेसिस होगा 1 0 3 एंड 0 1 -2। इसी तरह से हमने क्या किया था, जो ए का ट्रांसपोज निकाला था और वो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद सेम सेम चीज़ आ गई थी, सेम बेसिस आ गया था। इसका मतलब दो वेक्टर स्पेस आ गए जिसका बेसिस क्या है, सेम है। इसका क्या मतलब हुआ, रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज आर सेम, देयरफॉर कॉलम स्पेस ऑफ ए एंड बी आर सेम। अगर उनके बेसिस सेम आ जाते हैं तो उनके कॉलम और रो स्पेस भी सेम ही आ जाते हैं। बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।